हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ आकांक्षा पांडे। सो मैं जो सीरीज़ लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको मनी के बारे में पढ़ा रही हूँ, जो बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बीबीए, बीकॉम तथा जीए, जिसको हम जनरल इलेक्टिव भी बोलते हैं, उन पेपर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इस पर 3 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी के बारे में, जिसमें मैंने आपको मनी की मीनिंग समझाई है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये बताया है। एंड सेकेंड वीडियो मैंने बनाई है फंक्शंस ऑफ मनी, जिसमें मैंने आपको मुद्रा के कार्य बताए हैं, मतलब उसके क्या क्या काम होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं मनी की। एंड थर्ड वीडियो मैंने बनाए हैं मेजरमेंट ऑफ मनी के बारे में, जिसमें मैंने आपको ओल्ड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ाया था कि पहले किस तरह से मनी सप्लाई को नापा जाता था, कैसे मेज़र किया जाता था मनी को। और ये जो फोर्थ वीडियो बन रही है, ये वीडियो है मनी सप्लाई के न्यू एग्रीगेट्स के बारे में, कि अब किस तरह से मनी को मेज़र किया जाता है। तो चलिए बिना किसी टाइम के वेस्टेज के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं न्यू जो वीडियो बन रही है या न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स के बारे में है, कि पहले तो हम M1, M2, M3, M4 से मनी को मेज़र करते थे, बट अब हम किस तरह से मनी को मेज़र करते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है RBI थर्ड वर्किंग ग्रुप ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई इन इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1998। मतलब RBI द्वारा थर्ड वर्किंग ग्रुप बिठाई गई मेजर मनी को मेज़र करने के लिए इन इंडिया में, मतलब भारत में मनी को मेज़र करने के लिए थर्ड वर्किंग ग्रुप बिठाई गई 1998 में। द वर्किंग ग्रुप रिकमेंडेड दैट द प्रपोज्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स शुड बी अप्लाइड फ्रॉम ईयर 1999 टू 2000। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो रिकमेंड किया गया वर्किंग ग्रुप द्वारा, ये बताया गया, सुझाव दिया गया कि जो ये नया मॉनेटरी एग्रीगेट आया है, इसको हम 1999 से 2000 के बीच में जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें हम लागू करेंगे। क्योंकि देखिए 1998 में तो आया ही है, तो उसी टाइम तो लागू कर नहीं सकते, तो उसके अगले वर्ष जो आने वाला वित्त वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, उसमें हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा है, फिर लिखा है however the old monetary aggregates would need to continued for some time for the purpose to comparability। मतलब यहाँ पर लिखा है कि कुछ टाइम तक जो ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स है, जिस M1, M2, M3 वाला जो था, उसको हम कुछ टाइम तक कंटिन्यू रखेंगे, ये कंपेयर करने के लिए, ये देखने के लिए कि दोनों में से कौन सा अच्छा था। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से हैं न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं, मतलब ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट और न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा है, सिंस द पोस्ट ऑफिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, पोस्टल डिपॉजिट आर नॉट ट्रेटेड एज मनी एज इज वॉज ट्रेटेड इन M2 एंड M4। देखिए जो पुराना एग्रीगेट था मनी सप्लाई को मेज़र करने का, उसमें पोस्ट ऑफिस के पैसे को भी हम शामिल कर रहे थे। जैसे यहाँ पर लिखा है M2 और M4 में हमने पोस्ट ऑफिस के पैसे को भी शामिल किया था, बट ये जो नया एग्रीगेट आया इसमें हमने पोस्ट ऑफिस के पैसे को शामिल नहीं किया। एंड सेकेंड चेंज लिखा है, द न्यू सीरीज क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉनेटरी एग्रीगेट्स एंड लिक्विडिटी एग्रीगेट्स। मतलब जो पुराना एग्रीगेट था मनी सप्लाई का, उसमें लिक्विडिटी और मॉनेटरी दोनों को एक में ही रखा गया था, बट ये जो नया वाला मॉनेटरी एग्रीगेट आया, इसमें हमने मॉनेटरी को अलग रखा और लिक्विडिटी एग्रीगेट को अलग अलग रखा। तो चलिए देखते हैं। देखिए मॉनेटरी एग्रीगेट्स में आ जाएगा NM0, NM1, NM2 एंड NM3। यहाँ NM के में आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए वहाँ पर M1 था, यहाँ पर लिखा है NM1, मतलब न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट 1। यहाँ पर न्यू जुड़ गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर लिक्विडिटी एग्रीगेट के लिए है L1, L2, L3। चलिए देखते हैं इन सब के बारे में क्या है। देखिए NM0 यहाँ पर लिखा है वीकली कंपाइलेशन, मतलब जो NM0 की रिपोर्ट है वो RBI द्वारा वीकली कंपाइलेशन, RBI द्वारा हर हफ्ते, हर वीक में उसके वेबसाइट पर डाल दी जाती है। तो NM0 में देखिए इसको बोला जाता है मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, और इसको हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या मेज़र करते हैं। तो देखिए आएगा करेंसी इन सर्कुलेशन, मतलब जो करेंसी चल रही है जनता के बीच है, पब्लिक में, उस करेंसी को मेज़र करेंगे। प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI,
बैंकर्स मतलब जो छोटे छोटे बैंक होते हैं, HDFC, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सेट्रा बैंक जो होते हैं, उनका डिपॉजिट जो RBI के पास है उसको मेजर करेंगे, प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। देखिए जो अदर डिपॉजिट विद RBI है, इसको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या क्या आते हैं उसमें, तो उसको मैं फिर से यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी। देखिए यहाँ पर आ जाएगा करेंसी विद इन पब्लिक, सॉरी, करेंसी इन सर्कुलेशन, मतलब जो सर्कुलेट हो रही है करेंसी पब्लिक के बीच उसको, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI, प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। और फिर यहाँ पर लिखा है फोर्टनाइटली कंपाइलेशन, मतलब इसको RBI हर 15 दिन बाद, हर 2 हफ्ते बाद इसको अपनी वेबसाइट पर जारी करती है इन मेजर्स को। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट लिखा है NM1, इसमें आता है करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। तो वही है करेंसी विद पब्लिक, जो पब्लिक के बीच में करेंसी है उसकी उसी है वही है, और फिर प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि डिमांड डिपॉजिट वो होता है जो हम पैसे कभी भी निकाल सकते हैं बैंक में, कभी भी जमा कर सकते हैं और उसको कभी भी निकाल सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो उसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। और फिर यहाँ NM2 का लिखा है NM1 प्लस टाइम लाइबिलिटीज पोर्शन, सॉरी यहाँ पर पोर्शन रहेगा, PORTION पोर्शन रहेगा, ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद बैंक। देखिए टाइम लाइबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद बैंक, इसको मैं आपको अलग से भी बताती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्लस टर्म डिपॉजिट ऑफ मेच्योरिटी विद इन अ ईयर, जिसमें एक्सक्लूडिंग FC एंड हायर बैंक डिपॉजिट। तो इसको मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी कि टाइम लाइबिलिटीज पोर्शन क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, इसको मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जहाँ पर जो लिखा है उसके पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि टाइम लायबिलिटी क्या होता है, कि एक लाइन से चलेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए टाइम लायबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी पैसे आपके अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में परमानेंटली रहते ही हैं। मतलब जैसे आपने अपने बैंक में 10,000 रुपये जमा किए, 20,000 रुपये मान लीजिए, एज्यूम कीजिए कि हमने 20,000 रुपये जमा किए, अभी उसमें से आप 5,000 रुपये की लेन देन करते रहते हैं कि कभी 2,000 निकाल लिए, कभी 3,000 निकाल लिए, फिर जमा कर दिए, और आपके 15,000 रुपये वैसे के वैसे पड़े हैं बैंक में। तो जो बैंक होता है ना, वो जो परमानेंटली आपके अकाउंट में पैसे होते हैं, जो 15,000 रुपये बचे हैं आपके बैंक अकाउंट में, सिर्फ उन्हीं पर इंटरेस्ट देता है, उन्हीं पर ब्याज देता है। तो उसको हम टाइम लायबिलिटी पोर्शन बोलते हैं, जो एक हमारे बैंक के अकाउंट में सेव रहते हैं। तो उसी को हम इसमें ऐड करेंगे, प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको अब हम देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ सर्टिफिकेट ऑफर्ड बाय द बैंक दैट गारंटीड पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट अंटिल अ मैच्योरिटी डेट। मतलब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको आप CD भी बोल सकते हैं, ये एकदम FD की तरह होता है, जो बैंक द्वारा ऑफर किया जाता है पेमेंट की गारंटी के साथ, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा अंटिल अ मैच्योरिटी डेट, आपकी मैच्योरिटी डेट पूरी होने तक। Larger the amount of certificate of deposit, longer the term, greater the interest। मतलब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, CD होता है, इसका अमाउंट लार्ज होता है, लॉन्गर टर्म होता है, इसका टाइम ज़्यादा होता है, और ग्रेटर द इंटरेस्ट, इस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज सेम एज फिक्स्ड डिपॉजिट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, अमाउंट एक्सेट्रा। तो लिखा है CD जो होता है वो बिल्कुल FD की तरह होता है, जैसे आप बैंक में FD कराते हैं कुछ पैसों का, फिर कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद उसको जितने टाइम का कराते हैं उतने टाइम बाद उसको तोड़ देते हैं। तो उसी तरफ से बिल्कुल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी होता है, इसको टाइम में, अमाउंट में, सब उसी तरह। बट देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन FD एंड CD, बट यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट हैं FD एंड CD में। देखिए CD इज़ नेगोशिएबल, मतलब CD को आप वो स्थानांतरित नहीं कर सकते, मतलब FD को आप किसी दूसरे को भी दे सकते हैं कि मेरी FD है, तुम ले जाओ, यूज़ कर लो, दूसरे के नाम कर सकते हैं। पर जो CD होता है वो आपका पर्सनल मैटर होता है, आप उसको किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। FD ट्रांसफरेबल होता है, बट CD नेगोशिएबल होता है, ट्रांसफरेबल नहीं होता है। सो आगे लिखा है
यू कैन टेक लोन अगेंस्ट CD बट यू कैन नॉट टेक लोन FD। तो यहाँ पर लिखा है आप यू कैन नॉट टेक लोन अगेंस्ट CD बट यू कैन टेक लोन अगेंस्ट FD। मतलब आपने अगर बैंक में FD कराई है तो आप उस पर लोन ले सकते हो, बट अगर आपने बैंक में CD करा ली है तो आप लोन नहीं ले सकते। यहाँ पर फिर लिखा है FD मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज CD, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन CD इज 1 लाख रुपीज़ बट देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट इन FD। मतलब आपको अगर बैंक में CD करानी है तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए की CD करानी ही पड़ेगी, और FD आप 10,000 का भी करा सकते हो, 20,000 का भी करा सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्या लिखा था। आपको आई होप आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट समझ में आ गया होगा कि FD और CD लगभग बराबर ही होते हैं, बस थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं इसमें। देखिए आगे यहाँ पर लिखा था टर्म डिपॉजिट ऑफ मेच्योरिटी विद इन अ ईयर। तो देखिए टर्म डिपॉजिट वो होता है जो आप एकदम FD की तरह होता है कि आपने बैंक में कुछ पैसे डाले, उसको एक टाइम देते हैं विद इन अ ईयर, मतलब जिसको आप सिर्फ 1 साल के लिए रखते हैं, उसको इसमें जब ऐड किया जा रहा है कि टर्म डिपॉजिट जो होते हैं आपके बैंक में, कि आपने कुछ पैसे जमा कर दिए उसको 1 साल के बाद निकालने के लिए FD करा दिया, तो फिर उसको यहाँ पर इंक्लूड करेंगे और एक्सक्लूड करेंगे FCNR बैंक डिपॉजिट। अभी इसको भी समझ लेते हैं कि FCNR बैंक डिपॉजिट क्या होता है, क्योंकि अगर आपको एक एक सिर्फ फार्मूलोज को याद करने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप फार्मूले को समझेंगे नहीं क्या क्या ऐड किया जाता है इसमें, ये नहीं समझेंगे तो आप फार्मूले रटने का कोई मतलब नहीं है। सो आपको टाइम लायबिलिटी पर्सन समझ में आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट ऑफ मेच्योरिटी विद इन ईयर, FD जिसको आप सिर्फ 1 साल का कराते हो उसको, प्लस यहाँ पर लिखा है एक्सक्लूडिंग FCNR बैंक डिपॉजिट। FCNR बैंक डिपॉजिट को हम नहीं जोड़ते हैं, अब देख लेते हैं उसको उसमें क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है FCNR बैंक डिपॉजिट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट। इसको देखते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट ओनली फॉर NRI। ये जो बैंक अकाउंट का टाइप है ना, ये सिर्फ NRI के, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं ना, कि रहते तो इंडिया के हैं बट तो दूसरे देश में जाके काम करते हैं, तो वहाँ से जो पैसा वो सेव करते हैं इंडिया के बैंक में, उसको NRI करेंसी कहा जाता है। सो ये एक अलग टाइप का बैंक अकाउंट होता है। दे कैन डिपॉजिट देयर फॉरेन करेंसी इन इंडियन बैंक फॉर सेविंग पर्पस। वो इंडियन बैंक में अपनी करेंसी को रखते हैं सेव करने के पर्पस से। दिस टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज कॉल्ड FINR। इसको FCNR यहाँ पर रहेगा, FCNR, इसको FCNR बैंक अकाउंट बोलते हैं। द पर्सन डज नॉट नीड टू कन्वर्ट इस करेंसी इनटू इंडियन रुपी। मतलब जो आदमी होता है, जो NRI होता है, वो अपने पैसे को, वो अपनी रुपीज़ को इंडियन रुपी में कन्वर्ट नहीं करना चाहता है, वो डॉलर में ही अपने पैसे को इंडियन बैंक में सेव करना चाहता है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ FD अकाउंट फॉर NRI। मतलब ये जो NRI लोग होते हैं उनका एक FD अकाउंट होता है भारत में, इसको आप FD भी बोल सकते हो। और फिर यहाँ पर आते हैं, अगर हम NM3 पर आते हैं तो इसमें लिखा है NM2 प्लस, जो NM2 है कि एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, प्लस टाइम डिपॉजिट विद मेच्योरिटी ओवर 1 ईयर। मतलब जो टाइम डिपॉजिट होता है आपके बैंक में विद मेच्योरिटी ओवर, मतलब 1 साल के बाद की जो FD होती है आपकी, 1 साल की ज़्यादा की जो FD होती है, उसको यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूडिंग FCNR बैंक डिपॉजिट। मतलब यहाँ पर भी हम FCNR बैंक डिपॉजिट को, जो NRI का बैंक डिपॉजिट होता है, उसको हम ऐड नहीं करेंगे। प्लस कॉल या टर्म बोरोविंग बाय बैंकिंग सिस्टम। अब ये नया वर्ड आ गया कि कॉल या टर्म बोरोविंग क्या है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि कॉल या टर्म बोरोविंग क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा है कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म लोन विच इज़ ड्यू टू बी पेड इमीडिएटली इन फुल एज द वेल रिमाइंडेड बाय अ लेंडर। मतलब जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप बैंक में गए और आपने बैंक वाले से कहा कि मुझे कॉल मनी चाहिए, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि कॉल मनी क्या होती है। तो उसने आपसे पूछा कि बताइए कॉल मनी क्या होती है,
तो आपने बताया, आप उसके बारे में बताएं कि कॉल मनी देखिए एक शॉर्ट टर्म का लोन होता है, आप बैंक से ले लेते हैं, बट इसमें रिक्वायरमेंट ये होता है, इसका रूल ये है कि बैंक वाला आपको जब भी कॉल करेगा तो आपको विदिन 1 डे, एक दिन के अंदर उसके पैसे को उस वापस करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ एक दिन का टाइम होता है, वो जिस दिन आपको लोन देगा उस दिन आप पैसे नहीं दे, वो उस दिन आपको कॉल नहीं करेगा, वो दूसरे दिन आपको कॉल कर सकता है। तो इसको कॉल मनी बोलते हैं, कि जो सबसे शॉर्ट टर्म का लोन होता है जिसमें आप बैंक वाला आपको कभी भी कॉल कर सकता है। सो यहाँ पर फिर लिखा है कॉल मनी लोन डज नॉट हैव अ डिफाइंड शेड्यूल ऑफ पेमेंट एंड मैच्योरिटी। इसमें कोई शेड्यूल पेमेंट नहीं होता है कि वो आपसे 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद या 1 साल बाद कॉल करेगा, वो कभी भी आपको कॉल कर सकता है। फर्दर मोर द लेंडर ऑफ द कॉल मनी नीड नॉट प्रोवाइड प्रायर नोटिस टू द बोरो अबाउट द प्रीपेमेंट। मतलब इसके अलावा जो लेंडर होता है, जो हमको लोन देता है, वो आपको ना तो पहले कोई कॉल करेगा, ना तो आपको प्रायर नोटिस, पहले नोटिस भेजेगा कि हम आपसे पैसे मांगने वाले हैं। वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करेगा, कॉल करेगा, और आपको तुरंत आपको उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे बैंक में। और फिर यहाँ पर देखते हैं टर्म मनी क्या होती है। टर्म मनी रेफर्स टू बोरोइंग और लेंडिंग ऑफ फंड्स फॉर प्रायर एक्सीडिंग 14 डेज। इसमें जो लोन लेता है उसको बैंक वाले 14 डेज़ का टाइम देते हैं कि आप 14 डेज़ तक के बाद इसको लोन को चुकाएंगे। उस देखिए 14 डेज़ के अंदर बैंक से कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं आएगा आपके पास, बट 14 डेज़ के बाद वो आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं टर्म मनी के लिए। तो कॉल मनी में आपको एक दिन का टाइम होता है, टर्म मनी में आपको 14 डेज़ का टाइम दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये NM1 जिसमें करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, समझ में ये सब आ गया होगा। NM1, NM2 एंड NM3। आपको जो भी इसको समझ में ना आया हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फिर चलिए देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। तो लिक्विडिटी एग्रीगेट्स आ गए हमारे। NM तो ख़त्म हो गए, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट ख़त्म हो गए। अब हम लिक्विडिटी एग्रीगेट पर आते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ लिखा है द वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर YV रेड्डी इन 1998। जो हमारे जो RBI के चेयरमैन थे YV रेड्डी 1998 में, उनके अंडर में एक कमेटी बिठाई गई, वर्किंग ग्रुप बिठाई गई। द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI हैड सजेस्टेड फॉर न्यू मॉनेटरी मेजर्स। तब वहाँ पर जो डिप्टी गवर्नर थे RBI के, उन्होंने YV रेड्डी से बोला तो न्यू मॉनेटरी मेजर्स NM0, NM1, NM2, NM3 एंड 3 लिक्विडिटी एग्रीगेट्स के बारे में ये प्रस्ताव रखा कि हम इससे अब मनी को मेज़र करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम NM के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं मॉनेटरी एग्रीगेट्स के बारे में। तो हम लिक्विडिटी एग्रीगेट को यहाँ पर देखते हैं कि उसको क्या है, इसमें हम मनी को कैसे मेज़र करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है L1 इज इक्वल टू NM3 प्लस पोस्टल डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NM3 जो हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था, उसको हम यहाँ पर प्लस करेंगे पोस्टल डिपॉजिट। देखिए लिक्विडिटी एग्रीगेट में हम पोस्ट ऑफिस वाले पैसे को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर NM3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस पोस्टल डिपॉजिट जो होता है पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट हुए पैसे हैं उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर L2 में आता है L1, मतलब L1 एज इट इज़ आ जाएगा NM3 प्लस पोस्टल डिपॉजिट प्लस टर्म मनी बोरोइंग। अभी मैंने आपको टर्म मनी के बारे में बताया कि आपको 14 डेज़ के बाद बैंक से कॉल आ सकता है, 14 डेज़ का टाइम होता है आपके पास। तो टर्म मनी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब यहाँ पर जैसे लाइक लिखा है IBDI, HDFC, SIBDI एंड नाबार्ड एक्सेट्रा। तो इन लोगों की जो छोटी छोटी ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, इन लोगों के जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट होते हैं फाइनेंशियल बैंक में, तो हम इनको यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो L2 में आ जाएगा L1 प्लस
टर्म डिपॉजिट, टर्म मनी बोरोविंग, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनके जो टर्म बोरोविंग होते हैं, सर्टिफिकेट बोरोविंग होते हैं, जो बैंक्स में आरबीआई के पास, उनको हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्लस। और फिर यहाँ पर लिखा है L3 का मतलब है L2 को हम यहाँ पर एज इट इज़ ले आएंगे प्लस पब्लिक डिपॉजिट विद NBFI। इसको हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मतलब है कि जो लोन लेते हैं या लोन देते हैं बट वो आपके पैसे को जमा नहीं करते हैं, वो सिर्फ या तो लोन देते हैं या फिर लोन लेते हैं। जैसे मुथूट फिनकॉर्प हो गया, बजाज फाइनेंस लिमिटेड हो गया, इसमें आपको या फिर लोन मिल सकता है या फिर आप लोन दे सकते हैं। सो ये जो पब्लिक डिपॉजिट होता है ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो होता है उसको हम L3 में काउंट करते हैं, कि जो बैंक नहीं है फिर भी बैंक वाला काम कर रहे हैं तो उसको हम L3 में काउंट करते हैं। आई होप कि आपको न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स के बारे में समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी वर्ड, कोई भी कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल ट्राई कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, सारी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकूँ और पेपर में अच्छे से अच्छा मार्क्स आए आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।